ओके, एज़ आई वाज़ सेइंग कि जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था इंस्टॉलेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे ही हम पूरा जो प्रोसेस है उसको फिनिश कर लेंगे, फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये ज़ैम्प कंट्रोल पैनल हमारे पास में ओपन हो जाएगा। बेसिकली जो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है हमारा, हमें सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अ डेटाबेस एंड अ सर्वर। तो इसलिए मैंने अपाचे और मायएसक्यूएल की सर्विसेज़ को स्टार्ट करने के लिए इस स्टार्ट बटन पे क्लिक किया है। अगर ये सक्सेसफुली ग्रीन हो गए हैं, व्हिच मीन्स ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गए हैं। अगर ये रेड कलर में है या ये येलो कलर में है, तो आप वेट करिए कंप्लीट लोड होने का, उसके बाद ये ग्रीन टर्न हो जाएगा एंड वन्स इट्स डन, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको ब्राउज़र पे जाना है, लोकल होस्ट टाइप करना है। लोकल होस्ट जब आप टाइप करेंगे तो एंड में ब्लू कलर में इधर पीएचपी माय एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, आपको उस पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मायएसक्यूएल के साथ-साथ टॉमकैट वगैरह के भी काम में ले रहा है। टॉमकैट हम जावा के साथ में काम में लेते हैं। तो कुछ प्री डिफाइंड डेटाबेसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, मायएसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, पीएचपी माइडमेन एंड टेस्ट। ये जो डेटाबेस है ये मैंने क्रिएट किया है, लेकिन जो ये फर्स्ट 5 हैं ये प्री डिफाइंड है। तो इन पे वर्किंग हमें इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। कुछ भी प्री डिफाइंड सेटिंग्स को हमें छेड़ना नहीं है। हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना है, इस एसक्यूएल टैब पर क्लिक करना है। तो आपके पास में एक वर्क एरिया बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। हम अलग-अलग हमारी कमांड्स, हमारी क्वेरीज यहाँ पे लिखेंगे और गो बटन के क्लिक पे उन्हें एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा था हम रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हैं, लेकिन रिकॉर्ड को हम तब इंसर्ट करेंगे जब टेबल एग्जिस्ट करेगी और टेबल तब काम करती है जब डेटाबेस को हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली कमांड, सबसे पहली क्वेरी जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो है डेटाबेस को क्रिएट करने की। तो उसके लिए जो हमारे पास में कमांड अवेलेबल है, उस आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट लिखना है और क्रिएट के बाद आता है हमारे पास में डेटाबेस नेम। अब जैसे-जैसे आप टाइप करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपके पास में सजेशंस भी आते जाएँगे। क्रिएट डेटाबेस के बाद आप किस नाम का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। तो क्रिएट डेटाबेस एंड कॉलेज। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का स्पेलिंग मिस्टेक सपोजिटली अगर आप कर देते हैं और फिर उसके बाद आप गो बटन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में बिल्कुल ड्रॉप डाउन, आप स्क्रॉल बार की हेल्प से स्क्रॉल कर सकते हैं, तो आपके पास में यहाँ पे एरर आ जाएगा कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। बट इफ द एंटायर क्वेरी इज करेक्ट, तो हमें सिंपली क्या करना है, गो बटन पे क्लिक करके उसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करूंगी, तो देखिए मेरे पास में कुछ ग्रीन कलर का नोटिफिकेशन आ गया है, MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट। इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। एम्प्टी रिजल्ट सेट का मतलब ये है कि यहाँ पर इसने हमें एज सच कुछ रिजल्ट फेच करके नहीं दिया है। जैसे जब हम टेबल्स बना लेंगे तो हम उनमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे, कमांड फायर करेंगे सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए। तो उस केस में आएगा कि हाँ, जो आपने फिल्टर अप्लाई किया है वहां पे ट्रू रोज रिटर्न हुआ है, 4 रोज रिटर्न हुआ है। अभी यहाँ पे सिर्फ क्रिएशन वाला पार्ट किया है, कुछ भी हमने एक्सेस करने का काम नहीं किया है, इसलिए एम्प्टी रिजल्ट सेट और 0 रोज आया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर कॉलेज नाम का डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस को ही क्रिएट कर देना इज नॉट इनफ। यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें ये बताना होता है कि किस डेटाबेस को हम काम में लेने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस प्रेजेंट है ना, आपको किस पे काम करवानी है, बिकॉज अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन अलग अलग डेटाबेसेस के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो अब हमें फिर से एसक्यूएल वाली टैब पर जाना है, यहीं पे ही हम सारी कमांड्स एग्जीक्यूट, सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब यहाँ पर जिस भी डेटाबेस को आपको एक्सेस करना है, उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है विद द हेल्प ऑफ यूज कमांड। यूज फॉलोड बाय हमारे डेटाबेस का नाम। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में जितनी भी कंप्लीट लिस्ट प्रेजेंट है, उसमें से हम कॉलेज नाम के डेटाबेस पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो बस यूज कॉलेज लिखना है फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए
फिर से एम्प्टी रिजल्ट सेट हो चुका है और अब हम जब एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी वर्किंग होगी वो अब हमारी ऑटोमेटिकली इस कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास में ऑप्शन है वो है डेटाबेस को क्रिएट करना। दूसरा चीज, जो डेटाबेस क्रिएट किया है उस पे काम करना है या जो पहले से एग्जिस्टिंग है उस पे काम करना है। तो विद द हेल्प ऑफ यूज कमांड हमें वो वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि डेटाबेस हमको नया क्रिएट नहीं करना है, पहले से ही जो क्रिएटेड डेटाबेस हैं उन पे हमें काम करना है, लेकिन मैं नाम भूल गई हूँ उस डेटाबेस का। तो अब कैसे पता पड़ेगा? कैसे हम मेंशन करेंगे? जब तक नाम ही नहीं पता तब तक वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो अगर हमें प्रीवियसली क्रिएटेड डेटाबेसेस की लिस्ट डिस्प्ले करवानी है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, सॉरी, हमें यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ती है शो डेटाबेस, which will display the list of all the databases जो हमने previously create किए हुए हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे, just a second, जैसे ही हम यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे पास में जितने भी क्रिएटेड डेटाबेसेस हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ कौन से डेटाबेस पे आपको वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है। So this is all about creating a database, displaying the list of database और कैसे database को use करना है with the help of use command, use query, ठीक है। अब इन फर्स्ट थ्री क्वेरीज के अंदर, फर्स्ट थ्री कमांड्स के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? ऑलराइट, सो द नेक्स्ट स्टेप जो है, डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमें उसके अंदर अलग अलग तरीके की टेबल्स क्रिएट करनी है और फिर उन टेबल्स के अंदर वन बाय वन रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, क्योंकि जब तक टेबल के अंदर डेटा प्रेजेंट नहीं है तब तक कैसे हम टेबल के अंदर सारा डेटा फेच करके प्रिंट करवा सकते हैं या फिर उसको अपडेट कर सकते हैं, वो सारे टास्क हो नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्टूडेंट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करवानी है तो मुझे यहाँ पे 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले होता है हमारे टेबल का नाम, हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जिस तरीके से डेटाबेस का नेम सेट किया है, उसी तरीके से टेबल का नेम हमें सेट करना पड़ता है। और उसके बाद हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला है कॉलम का नेम। एक टेबल के अंदर हमें कितने कॉलम्स बनाने हैं और उन कॉलम्स के अंदर किस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ इस तरीके की टेबल में कंसिडर करती हूँ जहाँ पे 3 कॉलम्स प्रेजेंट है, नेम, एज एंड जेंडर। तो अगर हम नेम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका टाइप स्ट्रिंग है। नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, लेकिन अगर हम माइस्क्यूएल की बात करते हैं तो स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरा यहाँ पे डेटा टाइप होता है टू हैंडल द कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम गोज फॉर द एज एज वेल। अब यहाँ पे हमें इंटीजर टाइप की रिक्वायरमेंट है। और जेंडर के केस में अगर हम बात करें, अगर हम कंप्लीट जेंडर लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की डेटा चाहिए, एक एक कैरेक्टर चाहिए तो भी स्ट्रिंग टाइप के ही डेटा की ही रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, उससे पहले किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, उसका सिंटेक्स। देखिए, किसी भी तरीके का क्रिएशन ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना हो, आई थिंक आप लोग नेक्स्ट ईयर ओरेकल के अंदर पढ़ेंगे, हमारे पास में डेटाबेस के अलावा टेबल होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। सबके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट कमांड को ही काम में लेना पड़ता है। तो अगर टेबल को भी क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम क्रिएट लिखेंगे, फॉलोड बाय हमारी टेबल कि हम एक्चुअली में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे फंक्शन को क्रिएट करने के लिए क्रिएट फंक्शन होता है, प्रोसीजर के लिए क्रिएट प्रोसीजर होता है। सेम गोज फॉर द टेबल एज वेल। सबसे पहले हमें क्रिएट टेबल कमांड लिखनी है, फॉलोड बाय हमारे टेबल का नेम, और उसके बाद आएंगे सेट ऑफ पैरेंथेसिस फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें हमारे सारे कॉलम्स और उनकी इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करना है। मतलब हमारे कॉलम का नाम क्या होगा और उसका डेटा टाइप क्या होगा, और ये सारे कॉलम नेम्स एंड डेटा टाइप विल बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, लास्ट वाले के केस में हमें कॉमा को मेंशन करने की नीड नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे सारा डेटा खत्म हो गया है। तो अगर हम पहले वाले टेबल को कंसिडर करें जो अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, तो नेम और उसका डेटा टाइप, एज और उसका डेटा टाइप, और जेंडर और
उसका डेटा टाइप। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से वेरिएबल के नेम के एक अलग-अलग रूल्स होते हैं, सेम गोज़ फॉर द टेबल नेम एज़ वेल। जो भी हमारा टेबल नेम होगा उसके अंदर स्पेसेस नहीं हो सकते। जो टेबल नेम है वो किसी तरीके के डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। टेबल नेम को हम कैमल केस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब पहला वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है इट इज़ इन स्मॉल और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है। और अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स का टेबल नेम बताना है और कैमल केस यूज नहीं करना है, तो अंडरस्कोर से सेपरेटेड नेम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये कुछ रूल्स है जो टेबल नेम के अंदर हमें फॉलो करने होते हैं। अब यहाँ पे कॉलम नेम हमारा कुछ भी हो सकता है। बात आती है डेटा टाइप की। तो कितने डेटा टाइप्स यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है, उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। बेसिकली यहाँ पे मायस्क्यूएल के अंदर या स्पेसिफिकली एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, तो वो 3 टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है या फिर हम 3 कैटेगरीज में सारी वैल्यूज को मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहली अगर मैं स्ट्रिंग कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे कैर या स्ट्रिंग जैसा अलग-अलग कैरेक्टर नहीं होते हैं कि अगर आपने एक कैरेक्टर का लिखा है तो उसको एक कैरेक्टर कहेंगे, अगर आपने मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज करे हैं तो उसको स्ट्रिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो सिंगल कैरेक्टर की हम बात करें या मल्टीपल कैरेक्टर की बात करें, 2 टाइप्स यहाँ पे मोस्ट कॉमनली काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं हमारे पास में, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम इन्हीं को ही काम में लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैर है। कैर के बाद हमें यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करना पड़ता है। साइज का मतलब ये है कि जो भी कॉलम हमने बनाया है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे एरे में हम साइज देते हैं, जो भी हमने नम नाम का एरे क्रिएट किया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 दिया है, तो वहां पे होता यह है कि 10 एलिमेंट्स हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने जितना साइज स्पेसिफाई किया है उतने ही कैरेक्टर्स आपको मेंशन करने हैं। मतलब अगर मैंने नेम के साथ 20 मेंशन किया है तो जरूरी नहीं है कि 20 कैरेक्टर्स ही होंगे। किसी का नेम 2 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है, किसी का नेम 10 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है। मैक्सिमम साइज मैंने 20 सेट किया है, इससे ज्यादा हम वैल्यूज को मेंशन नहीं कर सकते, कम हो सकती हैं। अब यहाँ पे कैर की जो रेंज है इट इज फ्रॉम 0 टू 255 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे अगर हमें कुछ और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या 255 से ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे वैरचर को काम में लेते हैं। वैरचर के साथ में भी हमें यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करना होता है, कितने कैरेक्टर्स हमें स्टोर करवाने हैं। अब यहाँ पे कैर के साथ में कभी-कभी हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने जितने कैरेक्टर्स स्पेसिफाई किए हैं उतने फिक्स कर दो, ना कम ना ज्यादा। तो कुछ केसेस में ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता है और कुछ केसेस में कभी-कभी ये गड़बड़ कर देता है। तो इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन एंड द मोस्ट यूज्ड स्ट्रिंग टाइप है varchar। यहाँ पे हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मैंने 25 साइज सेट किया है तो ये 1 से लेके 25 तक सारी रेंज को एक्सेप्ट करेगा। कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, इसके बराबर भी हो सकते हैं। ये सिचुएशन डिपेंडेंट काम नहीं करता है, हर केस में बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। और इसकी जो रेंज है दैट इज 0 टू 65,535 कैरेक्टर्स। अब मान लीजिए हमारे पास में कोई ऐसा कॉलम है जहाँ पे पैराग्राफ जैसा कुछ डेटा स्टोर करना है, तो वो इस रेंज को भी एक्सीड कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास में मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट जैसे टाइप होते हैं, लेकिन यूजुअली टेबल के अंदर इससे ज्यादा डेटा होता नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा काम में नहीं आते हैं। सबसे कॉमनली इन दोनों को ही काम में लिया जाता है, कैर एंड varchar। नेक्स्ट जो हमारे पास में कैटेगरी है डेटा टाइप की दैट इज न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक के केस में आपको किस तरीके की वैल्यू स्टोर करनी है, आपको आईडी स्टोर करना है या आपको फोन नंबर स्टोर करना है या कोई और इंफॉर्मेशन। लाइक सपोज अगर हम बात करते हैं किसी गेम के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, लैक्स के अंदर भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो किस टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करनी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास में यहाँ पे अलग अलग तरीके के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में टाइप है दैट इज स्मॉल इंट। और इस स्मॉल इंट की रेंज होती है जो हमारे पास में नॉर्मल इंट टाइप की रेंज होती है।
माइनस 32,768 से प्लस 32,767 तक। नेक्स्ट हमारे पास में टाइप है इंट। अब इंट जो है नॉर्मल लैंग्वेजेस में जो हमारी लॉन्ग डेटा टाइप की रेंज होती है जो सी के अंदर है, वो यहाँ पे इंट की रेंज होती है। इससे भी बड़ी वैल्यू अगर हमें स्टोर करनी हो, लाइक फॉर एग्जांपल अ कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर या फोन के केस में हम बिग इंट जैसे डेटा टाइप को काम में लेते हैं। इसकी रेंज और भी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस टू डेटा टाइप। अब यहाँ पे हमारे पास में फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज भी होती हैं। फ्लोटिंग टाइप में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो उस आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि डेसिमल से पहले, पॉइंट से पहले भी उतने ही डिजिट्स आएंगे और पॉइंट के बाद भी उतने ही डिजिट्स आएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्लोट के साथ में अगर मैं 4 पास करती हूँ, तो यहाँ पे हम डिजिट से पहले 4 डिजिट्स और डिजिट्स और सॉरी पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स एंड पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स। ये मतलब होता है यहाँ पे पी आर्ग्यूमेंट का कि एक्चुअली में यहाँ पे कितने डेटा हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब फ्लोट के अलावा हमारे पास में एक और ऑप्शन है फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, दैट इज डेसिमल डेटा टाइप। डेसिमल के साथ में हमें यहाँ पे दो वैल्यूज पास करनी पड़ती है, दैट इज साइज एंड डी। या फिर हम इस डेसिमल को शॉर्ट हैंड के तौर पे भी काम में ले सकते हैं, डेक। और यहाँ पे भी सेम दो आर्ग्यूमेंट साइज एंड डी। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए फ्लोट के केस में अगर मैंने यहाँ पे कोई इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो यहाँ पे चीजें फिक्स हो चुकी हैं, 4 डिजिट पॉइंट से पहले, 4 डिजिट पॉइंट के बाद। लेकिन हर बारी ऐसा ही करना हो जरूरी तो नहीं है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेसिमल सिर्फ 2 डिजिट के फॉर्मेट में ही चाहिए, बाकी आगे कुछ भी हो, कितना भी हो, फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे फ्लोट हमारा सक्सेसफुली काम नहीं करता है। उसके लिए फिर डेसिमल की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे साइज डिसाइड करता है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आएंगे और डी डिसाइड करता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। तो यहाँ पे साइज की मैक्सिमम वैल्यू 60 हो सकती है और डी की मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकती है। यानी कि अगर मैंने 3,3 पास किया है, तो यहाँ पे डिजिट से पहले 3, सॉरी पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद में भी 3 डिजिट्स। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3,2, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स को ही एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज जैसा जो हमारे पास में ऑप्शन होता है, उस केस में डेसिमल इज बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू फ्लोट, क्योंकि यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, जबकि फ्लोट के अंदर चीजें फिक्स हो जाती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिक टाइप। अब लास्ट हमारे पास में टाइप है, दैट इज डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे अगर हम किसी एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो उसका हायर डेट, जो ज्वाइनिंग डेट होता है, वो कंसिडर की जाती है। अगर वो कंपनी छोड़ के चला गया है, तो वो डेट कंसिडर की जाती है कि आपने कितना वर्क पीरियड है आपका, कितने टाइम तक आपने कंपनी में काम किया है। सेम गोज फॉर स्टूडेंट्स एज वेल, डेट ऑफ बर्थ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, उसी को यूज करके एज डिटरमाइन की जाती है। तो डेट और टाइम से रिलेटेड हमारे पास में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हमें सिर्फ डेट को स्टोर करना है, हमें टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेट डेटा टाइप हमारे पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे डेट को स्टोर करने का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जो ये प्रोवाइड करता है, दैट इज ईयर्स, मंथ एंड डेज। हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इसी फॉर्मेट में सारी चीजें एक्सेप्ट करता है। और इसका जो रेंज है करंटली अभी, दैट इज 1 जनवरी 1001 टू 31 दिसंबर 9999, इतने ईयर्स तक का डेटा ये होल्ड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज टाइम। टाइम यहाँ पे आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे 12 एंड 24 दोनों टाइम जोन्स हमारे पास में अवेलेबल होती है, ठीक है, बट यूजुअली 24 आवर को ही ये सपोर्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर मुझे डेट और टाइम दोनों की रिक्वायरमेंट हो, सिर्फ डेट या सिर्फ टाइम नहीं, तो उसके लिए डेट टाइम हमारे पास में डेटा टाइप अवेलेबल है। फॉर्मेट, पहले डेट स्टोर होगी, बाद में यहाँ पे टाइम स्टोर होगा। डेट का वही फॉर्मेट है, ईयर, मंथ एंड डे, और टाइम का वही फॉर्मेट है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड।
अब यहाँ पे हमें ना स्पेसिफिकली डेट की रिक्वायरमेंट है, ना स्पेसिफिक टाइम की रिक्वायरमेंट है, मुझे तो सिर्फ ईयर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ईयर भी हमारे पास में एज अ डेटा टाइप अवेलेबल है, और जो ईयर होता है वो 4 डिजिट फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है। यानी कि अगर मैंने ईयर को कंसिडर किया है किसी भी कॉलम के डेटा टाइप के तौर पे, तो 2020, 2021, 1960, 1995 कुछ इस तरीके का डेटा स्टोर होगा, और ये फिक्स है, 4 डिजिट के अंदर ही ये डेटा को स्टोर करता है। So these are the various types of data types available in SQL. हमारे पास में स्ट्रिंग में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, न्यूमेरिक में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड डेटा टाइप में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। तो अभी के लिए मैंने मोस्ट कॉमनली टाइप्स आपको बता दिए। अब किसी भी टाइप के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? All right, then let's move with the next part. द सिंटेक्स टू क्रिएट अ टेबल मैंने आपको बता दिया है। अब उसका एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं जो टेबल क्रिएट कर रही हूँ उसका नाम है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट टेबल मेंशन करना है, फॉलोड बाय हमारी टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, एंड सेट ऑफ पैरेंथेसिस जिनके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन करने वाले हैं, और एंड में सेमीकोलन से हमने हमारी इस कंप्लीट क्वेरी को टर्मिनेट कर दिया है। अब यहाँ पे जो जो कॉलम्स मैंने कंसिडर किए हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, वो है आईडी, नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, फोन, एंड फाइनली द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो आईडी के अंदर मैंने यहाँ पे इंट को काम में लिया है। इंट की रेंज वही है जो हमारे पास में लॉन्ग की रेंज है। अगर हमारा यूनिवर्सिटी है या जो हमारा कॉलेज है वो बहुत ज्यादा पुराना है, तो स्टूडेंट का काउंट बहुत ज्यादा हो सकता है, और इंट इसलिए मैंने स्मॉल इंट को काम में नहीं लिया है, इंट को काम में लिया। ठीक है, तो कॉलम नेम फॉलोड बाय उसका डेटा टाइप, उसके बाद आएगा हमारे पास में एक कॉमा, क्योंकि अब हम नेक्स्ट कॉलम की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम नेक्स्ट कॉलम मेंशन किया है, फॉलोड बाय उसका टाइप दैट इज varchar। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने इसका साइज सेट किया है दैट इज 50, विच मींस 50 कैरेक्टर्स तक का नेम हमारा जो ये कॉलम है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो 1 से लेके 50 तक कितना भी यहाँ पे डेटा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो कॉलम है दैट इज कोर्स। अब कोर्स के साथ में भी मैंने जो डेटा टाइप कंसिडर किया है दैट इज varchar, और इसका मैक्सिमम साइज मैंने 5 कंसिडर किया है। तो यहाँ पे अगर मुझे कंप्लीट नेम लिखना हो, लाइक फॉर एग्जांपल बीसीए के लिए मुझे बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस लिखना हो, तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 5 कैरेक्टर्स मैक्सिमम ये एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे एम फिल होता है m.fill, बीटेक होता है b.tech, कुछ इस तरीके का डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में जो कॉलम है दैट इज डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने डीओबी लिख दिया है शॉर्ट में। कॉलम नेम हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, एंड उसका टाइप दैट इज डेट। अब यहाँ पे मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सिर्फ ईयर से काम नहीं होगा, एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। तो उसके लिए डेट डेटा टाइप, जिसका हमारे पास में बाय डिफॉल्ट जो होगा उसका ईयर, मंथ और डे के अंदर ये सेव होगा। लास्टली हमारे पास में एक डेटा टाइप है दैट इज फोन। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप बिग इन जैसे डेटा टाइप की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो हमारी रेंज में फॉल करेगा, पर उसमें कुछ स्पेसेस हमारे पास में बच जाती है, क्योंकि इतना बड़ा कभी कॉन्टैक्ट नंबर होता नहीं है। तो इंस्टेड मैंने यहाँ पे फोन को भी varchar के तौर पे ही काम में लिया है। अब मैक्सिमम यहाँ पे 12 कैरेक्टर्स मैंने कंसिडर किए हैं, क्योंकि हमारे पास में जो 2 कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्री कोड के लिए होते हैं, और बाकी 10 कैरेक्टर्स जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इससे ज्यादा का आई थिंक हमारे पास में कॉन्टैक्ट नंबर होता नहीं है, तो इसलिए मैंने varchar के साथ में 12 साइज स्पेसिफाई किया है। एंड फाइनली फॉलोड बाय द लास्ट कॉलम दैट इज जेंडर। अब जेंडर में मुझे यहाँ पे कंप्लीट डिटेल नहीं लिखना है, सिर्फ एम, एफ या अदर के लिए ओ मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पे varchar टाइप ही इसका सेट किया है, और साइज में स्पेसिफाई कर दिया है 1। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे चलते हैं एसक्यूएल की टैब के अंदर। यहाँ पे देखिए डेटाबेस जो कॉलेज मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि आपका डेटाबेस जो है वो एक्चुअली में सिलेक्ट हुआ है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ यूज कमांड। हम यहाँ पे जो क्वेरी मैंने लिखी है उसको मैंने
पेस्ट कर दिया है एंड लेट्स जस्ट क्लिक ऑन द गो बटन। अब जैसे ही गो बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है और यहाँ पे भी देखिए कॉलेज के अंदर स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर स्टूडेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एज सच कोई भी डेटा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास में कॉलम्स बन गए हैं, आईडी, नेम, कोर्स, डीओबी, फोन एंड जेंडर। तो जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम के नेम मेंशन किए हैं उसी सीक्वेंस में सारे कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। ये अपने आप ऑटोमेटिक शफल नहीं होते। So that's how you can create a table using the SQL command. अब इस कमांड के अंदर, इस क्वेरी के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ऑल राइट देन, नाउ अब यहाँ पे अभी तो हमने एक ही टेबल क्रिएट करी है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे सपोज मल्टीपल टेबल्स होती है, जैसे कॉलेज है, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, वो कौन-कौन सी सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लाइब्रेरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है या फिर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो सकता है, अकाउंट्स रिलेटेड हो सकता है। देयर कैन बी वेरियस नंबर ऑफ टेबल्स इन द सिलेक्टेड डेटाबेस। तो अगर मुझे यहाँ पर सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे डेटाबेसेस की तरह टेबल्स की भी लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास में शो कमांड अवेलेबल है, शो टेबल्स फॉलोड बाय सेमीकोलन। जैसे ही हम गो बटन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी टेबल्स क्रिएटेड होंगी उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो टेबल्स इन कॉलेज, अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितना भी हमारा डेटा होता है वो टैबुलर फॉर्मेट के अंदर ही डिस्प्ले होके आता है। तो अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉलम नेम सेट नहीं होता है तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें अपना कॉलम नेम जनरेट करके देता है। तो टेबल्स इन कॉलेज मल्टीपल वर्ड्स है, अंडरस्कोर से सेपरेटेड है, कॉलम हेडिंग उसने बना के दे दी है और जितनी भी टेबल्स प्रेजेंट है उनकी लिस्ट आ गई है। अब करंटली एक ही टेबल है इसके अंदर, इसलिए एक ही नाम आया है। अगर आप चाहें तो और टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं तो उन सब की लिस्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। So that's how you can create the database and create the table. अब किसी भी क्वेरी में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना, एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना। किसी भी क्वेरी में किसी भी स्टेट में प्रॉब्लम आता है देन यू कैन आस्क टुमारो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। अब इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे डेटा डिस्प्ले करवाते हैं वो सारा पार्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू एवरीवन।